हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज हम जो रेलवे के अंदर न्यू वैकेंसी निकली है इससे रिलेटेड हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाया है, बट आज हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वालों के लिए हिंदी नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पूरा वापस जानते हैं। काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो सारा कन्फ्यूज़न इसके अंदर हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ये आपके नोटिफिकेशन नंबर है। आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। और ये पेपर भी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब जो ये नोटिफिकेशन है, जैसे आपको पता ही है, ये 6 तारीख को आया था, 6 जनवरी को। और 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। 6 फेब इसकी लास्ट डेट है। यदि आपने अभी तक फिलअप नहीं किया है तो आपको फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। इसी के साथ में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें फॉर्म कैसे भरना है पूरा हम लोगों ने डिटेल से बताया है। अब इसके अंदर आपकी जो अंतिम तिथि है फीस जमा करवाने की, वो 7 और 8 तारीख है। और फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन, एडिटिंग करनी है आपको, तो वो 9 से लेकर 18 के बीच में आप कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया बट उसमें आपको कुछ करेक्शन करना है, तो वो आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, वो 9 तारीख को ओपन होगी। तो किसी भी प्रॉब्लम, यदि आपने किसी ने भी गलत भर दिया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। करेक्शन विंडो के अंदर आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि आपको फॉर्म में क्या क्या बात ध्यान रखनी है, कैसे भरना है और किस प्रकार से होगा। तो ये सारे आप गाइडलाइंस इस नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर या इन नंबर पे फ़ोन करके आप हेल्प ले सकते हैं आरबीआई से। आपका डाउट है तो आप डायरेक्ट आरआरबी से भी पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है। और इसके बाद में हम लोग, इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात ये दी हुई है कि आपकी जो एज है, आपकी जो डिग्री है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपका 6 फेब से पहले पहले पूरा होना चाहिए। यदि वो पूरा नहीं होता है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है और 3-4 बार दी हुई है इन नोटिफिकेशन के अंदर। और आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 अंक की रहने वाली है। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड के अंदर होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसके बाद में ये सामान्य निर्देश है जो आप आराम से रीड कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, उसकी अंतिम तिथि दी हुई है। आगे डेट नहीं बढ़ाने की बात है कि जहाँ तक है वहाँ तक डेट आगे नहीं बढ़ेगी। नोटिफिकेशन में जो कुछ दिया हुआ है उसमें जहाँ तक है वहाँ तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपकी जो डेट है, मतलब जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, वो आपका जैसे क्या बोलते हैं एलएलबी की डिग्री के अंदर, आपके 10th की मार्कशीट के अंदर, आपका आधार कार्ड में, सब में सेम होना चाहिए। नहीं है तो आप उसमें करेक्शन करवा लीजिए, या फिर एक एफिडेविट जमा करवाना रहेगा कि ये दोनों चीज़ एक ही है, दोनों पर्सन एक ही है। इस टाइप का आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे एज का। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपकी योग्यता। देखिए, ये एक मेडिकल का दिया हुआ है कि इसमें जैसे आपका अपना C1 वाला रहने वाला है, और बाकी वैकेंसी के अंदर B1 C2 ये सब भी रह सकते हैं। जिसमें बताया गया है कि आपका चश्मे के साथ में और चश्मे के बिना, जो दृष्टि वाला बताया हुआ है, चश्मे के साथ में आपकी कितनी होनी चाहिए और चश्मे के बिना के कितनी होनी चाहिए। और आपके जैसे दूर के नंबर पास करीब का है तो वो आपका 1.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है। और आप इसमें लेसिक भी करवा सकते हैं। लेसिक करवाने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वैकेंसी के अंदर। ठीक है। और आपको मतलब इंडियन की नागरिकता किस टाइप की है आपकी, वो सब चीज़ भी इसमें दी हुई है। देखिए, एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है आपकी कि 1 से लेके मतलब 18 से लेके 33 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और
और फिर आरक्षण के अंदर किस पिछड़े हुए वर्ग है तो वो कौन से में आएंगे, तो वो सब चीज़ पूरी डिटेल में दी हुई है यहाँ पे। तो आपको एज से ये रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितनी छूट क्या दी हुई है, तो वो आप हमारा एक अलग से एज से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बताया है कि भाई कब से स्टार्ट होकर कब तक एंड है एज का। अब जैसे 1992 है तो 92 से आपके बाद में बोर्न हुआ है तो आप उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो यदि आप जनरल के अंदर आ रहे हो। बट कुछ छूट दी हुई है महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की दी हुई है, पिछड़े हुए वर्ग है उनको 3 वर्ष की दी हुई है। ऐसे ही जो मतलब हैंडीकैप व्यक्ति है तो उनको अलग दी हुई है। ये सारा इसमें निर्देश दिया हुआ है, तो वो आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो फीस लगने वाली है वो आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आप हैं, ओबीसी के अंदर आप हैं, तो आपकी 500 रुपये लगने वाली है। और आप यदि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं तो 400 रुपये रिटर्न आ जाएगी। और वहीं पे आप हैंडीकैप व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं और अन्य व्यक्ति है, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति है, तो उनके आपकी देखोगे आपकी 250 रुपये फ़ीस लगने वाली है। इसी के साथ के अंदर यदि आप ऑप्शन अलाउ करते हो तो आपको एक स्लीपर क्लास की टिकट भी मिलेगी एग्ज़ाम देने के लिए। बट उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वो ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है जो आईबीसी के अंदर आते हैं, उनके 50,000 रुपये से कम महीने मतलब ईयरली वो यदि कमाते हैं तो वो इसके अंदर आएंगे। इसका एक सर्टिफिकेट भी बनेगा, तो उसके अंदर आपको वो आरक्षण प्राप्त होगा। देखिए जो इसमें दिया हुआ है तो उनका 250 रुपये ही लगने वाले हैं डिटेल में। तो ये हो गई आपकी सारी जानकारी जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको फीस से भरने से रिलेटेड थी वो। अब हम लोग देखते हैं जो सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस क्या रहने वाला है इस नोटिफिकेशन के अंदर। देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है कि दिव्यांग व्यक्ति है तो वो शारीरिक अक्षमता किसके अंदर आती है, दिव्यांग की परसेंटेज कितनी होती है, बोनापन है तो आप इसके परिणाम स्वरूप 2 फुट है तो उससे कम है तो आप उसके अंदर आते हैं दिव्यांग व्यक्तियों में। तो आप देख सकते हैं कि भाई आप कौन सी श्रेणी के अंदर आ रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया ये देखिए, ये आपका सिलेबस है। इसमें व्यावसायिक योग्यता 50 नंबर की है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका ये सिलेबस अलग रहने वाला है जो व्यावसायिक योग्यता है। ठीक है, अब सामान्य जागरूकता जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस है वो 15 नंबर के आने वाले हैं और सबके लिए सेम रहने वाले हैं। रीजनिंग का है तो वो आपका 15 नंबर का रहने वाला है। मैथ्स है तो वो आपका 10 नंबर रहने वाला है। सामान्य साइंस है, विज्ञान है तो वो आपका 10 नंबर रहने वाला है। ये नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे वापस आपको दिया है। अब देखिए गणित के अंदर आपके क्या क्या पूछा जाएगा, अंक प्रणाली का 10 नंबर, तो अलग अलग जो गणित के टॉपिक है, मैथ्स के टॉपिक है तो वो अलग से दिए हुए हैं, वर्गमूल, तो ये सारा आप देख सकते हैं और इसके अनुसार ही आप अपनी प्रिपरेशन करें। 10th तक की आपकी मैथ्स आएगी इसके अंदर, तो 10th लेवल की आप यदि बुक लेंगे 9th 10th 8th की तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा रेलवे की अलग से जो जॉब के लिए बुक्स आती है उनके अंदर भी आप मैथ्स के ये टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के अंदर भी देखो अनुपात का, कोडिंग डी कोडिंग, ये सब आपका रीजनिंग में रहने वाला है। तो ये भी आप जैसे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की रीजनिंग की बुक लेंगे वहाँ पे ये टॉपिक मिल जाएंगे और वहाँ से आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं सामान्य जागरूकता, मतलब जो जीके है वो तो देखिए भारतीय भूगोल, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम में सहित भारत का इतिहास, भारतीय राजनीति, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये सारे जो है ना ये टॉपिक आपके जीके के रहने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं साइंस का, तो इसमें देखिए क्या आया है, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसमें क्लियर लिखा हुआ है 10th की सीबीएसई पाठ्यक्रम द्वारा। तो इसके अंदर भी आपकी जो रेलवे की अलग से बुक आती है उससे आप साइंस पढ़ सकते हैं कि भाई किस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं।
ठीक है। अब इसमें बताया है कि देखो नॉर्मली आप पेपर अटैम्प्ट करते हो तो मेरिट के आधार पे आपको क्लियर करना पड़ता है, बट काफ़ी बार मेरिट डाउन रहती है कुछ जगहों पे, फॉर्म एक दो जन ही अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी कंपलसरी है कि आपके अनरिजर्व में 40% आप क्वेश्चन सही करें। और आप यदि पिछड़े हुए ST SC से तो 30% से, अनुसूचित जाति जनजाति से तो 30% सही करें, 25 सही करें। तो इस टाइप का आपको पूरा दिया हुआ है। उनको 2 अंकों की छूट मिलेगी, जो मतलब दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए है ये। ठीक है, इसके अनुसार आपको पूरा इसमें बताया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आपको आगे बताया हुआ है कि आप फॉर्म कैसे जमा करवाओगे। आपकी जो मतलब जो एग्ज़ाम है इसके बाद में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, बट हो सकता है तो इंटरव्यू भी बुला सकते हैं। और आपका पूरा ये मतलब कैसे फॉर्म भरना है उसकी प्रक्रिया बताई हुई है। इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरें आप। ठीक है, अब इन RRB के अंदर वैकेंसी निकली है तो आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, तो इन सब जगहों पे आप अप्लाई कर पाओगे यदि आपको अप्लाई करना है तो। तो अब इनमें कहाँ कहाँ वैकेंसी आई और कितनी कितनी वैकेंसी आई और कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कितने परसेंटेज कहाँ पे आए हैं, पिछली बार जब 2019 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी, उसका भी हम लोगों ने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया है कि भाई कौन सी जगह पे क्या कट ऑफ रही है और इस बार कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है। तो उसका हम लोगों ने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं RRB का CLA का कट ऑफ का वीडियो, तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फ़ोटो अपलोड करना, आपकी इमेज अपलोड करना, प्रमाण पत्र अपलोड करना, आवेदन जमा करना, आवेदन में करेक्शन सुधार करना। ये देखिए यहाँ पे आपको अब अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ है कि आप इस प्रकार से ये प्रारूप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अन्य पिछड़े वर्ग LCL के अंदर आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको दिया हुआ है। ऐसे सारे प्रारूप दिए हुए हैं, इनको स्क्रॉल करके आप जब नीचे आओगे तब आपको आपका सिलेबस मिलेगा जो व्यावसायिक का था ना वो, तो हम लोग उसका पहले सिलेबस देखते हैं। जल्दी से मिल जाओ, हाँ ये रहा, ये है आपका जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है ना उसका सिलेबस है हिंदी के अंदर। तो आप देख सकते हैं आपको इसमें 7 टॉपिक्स में इसमें डिवाइड किया है इसको। अब इसमें सबसे पहले आपको औद्योगिक निवारण अधिनियम 1947, भारतीय व्यापार संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार 1946, ये आपके टॉपिक है जिससे आपके 9 से 11 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा कानून में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, इससे आपके 9 से 11 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर इसके बाद में तीसरे में है मजदूरी से संबंधित कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, ग्रेच्युइटी अधिनियम 1972। ये आपका इससे भी 9 से 11 क्वेश्चन रहने वाले हैं। काम की स्थिति प्रभावित करने वाले विधान, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 और खान अधिनियम 1952, इससे 7 से 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। कंप्यूटर और अनुप्रयोग के मूल बातें, इनपुट आउटपुट डिवाइस और MS ऑफिस,
आपसे पूछी जाएगी, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम, मतलब सूचना का अधिकार के जो प्रावधान है वो, उससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। नई पेंशन योजना है, उससे आपके 1 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है वेलफेयर इंस्पेक्टर का, ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। ये है मुख्य विधि सहायक का, मतलब चीफ लॉ असिस्टेंट का। तो ये आपका मतलब हिंदी के अंदर सिलेबस देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है इंग्लिश के अंदर। यदि आपको इंग्लिश में जानना है तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। देखिए, इसके अंदर आपको सबसे पहले बोला है भारतीय संविधान। अब संविधान में पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं, मूल अधिकार, कर्तव्य, राजनीति, नीति निर्देश तत्व और केंद्रीय विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्वेश्चन, इससे आपके 3 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रशासनिक कानून की प्रकृति, दायरा और प्रशासनिक विधीय शक्ति, प्रशासन की न्यायिक शक्ति, प्रशासन कार्यवाही का न्यायिक नियंत्रण, निगम और सार्वजनिक उपक्रम। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। न्याय शासन शास्त्र, प्रकृति और संकल्पना, न्याय शास्त्र के स्कूल, कानून के स्रोत, कानूनी अवधारणा, कानून व्यवस्था। तो ये जो को आपका जुडिप्रेंसी है वो हो गया, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कानून हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, आपका क्या मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया। इसके सामान्य अवधारणाएं आएगी आपकी। हिंदू कानून हो गया, जिसका स्रोत विवाह, तलाक, रख रखाव, गोद लेना, अपहरण, उत्तराधिकारी, ये आपके पूछे जाएंगे टॉपिक। नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंदर आपको ये जो दिए हुए वो सब पूछे जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूछे जाएगी। भारतीय न्याय संहिता पूछी जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूछा जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 पूछा जाएगा। परिसीमा अधिनियम 1963 पूछा जाएगा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 पूछा जाएगा। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 पूछा जाएगा। आपका मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 पूछा जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकारों का संरक्षण, और आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम, और सूचना का अधिकार अधिनियम, कंपनी कानून और श्रम कानून, ये सारे आपके आने वाले हैं। यदि आप देखिए वेलफेयर इंस्पेक्टर और इसका दोनों का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो देखिए श्रम कानून के अंदर आपका लगभग वेलफेयर वाला सिलेबस कवर हो जाएगा, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा ये लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो और इनके अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए वो पढ़ने पड़ेंगे। अब सबका क्वेश्चन है कि भाई कौन सी बुक से पढ़ें। तो देखिए लॉ की आपके पास में, आप जुडिशरी की या एपीओ की आपके पास बुक्स होगी, वहाँ पे आप ये सब्जेक्ट वाइज इनके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में यदि आपके पास नेट की बुक है तो वहाँ से भी आप ये क्वेश्चंस, आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, प्लस ऑनलाइन भी ये टॉपिक कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ये रहा, नहीं ये नहीं है। ऐसे ही यदि आप आरआरबी का दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी आप देखिए, इनमें सब सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप इनका देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। ये रहा लोक अभियोजक, इसमें कानूनी अवधारणाएं 3 से 4 क्वेश्चन इसी से आएंगे। कानून की तरह व्यक्ति प्रकृति, कानून की व्यक्तित्व। फिर आपका अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र, फिर अपराध के सामान्य सिद्धांत, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सामान्य अपवाद, मानव शरीर के प्रति अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध व अन्य अपराध, आपराधिक न्याय शास्त्र, साक्ष्य के सिद्धांत, अभियुक्त और गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, भारत की नागरिक सुरक्षा संहिता,
विभिन्न धाराएं, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, रेलवे अधिनियम, रेलवे संपत्ति गैर कब्जा अधिनियम। तो इसके अंदर आपको देखो रेलवे वाला एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा, बाकी आप इसमें देखेंगे तो आपका जो CLA का सिलेबस है वो इसमें डिटेल पूछ लिया, इसमें सिद्धांतों के साथ में पूछ लिया उसको। तो इस प्रकार ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोगों ने सिलेबस तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन ये फॉर्म भर पाएंगे, इन्होंने क्या क्या योग्यताएं मांगी है। तो आप आगे और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अपना वाला अब आप PDF में अलग से जैसे सर्च करके भी आप उस टॉप पे पहुंच सकते हैं। जैसे मुख्य विधि सहायक आप लिखेंगे तो आप सीधे इसी पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आपकी पहले इन्होंने सैलरी इसको ने बता दिया कि आपकी जो वैकेंसी है वो 7 पे की है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपकी सैलरी बताइए 44,900 रुपये की, और आपका मेडिकल होगा वो C1 का होगा, जैसे मैंने आपको बताया ही था ऊपर। ठीक है, B आपकी आयु रहने वाली है वो 18 से 43 साल तक की आयु रहने वाली है। ठीक है, अब इसमें आप दिव्यांग व्यक्ति के अंदर कौन कौन आता है वो उन्होंने बता दिया। फिर इसके अंदर बोला है कि दोष वाले आते हैं या अन्य दिव्यांग नहीं है। बहु दिव्यांगता हाँ इसमें है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, कि आप उसके अंदर मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आपके पास में LLB डिग्री के साथ में 5 साल रेलवे में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। में रेलवे मजिस्ट्रेट के लिए उपलब्ध हो जो कि पदों के लिए सीधे आए, तो ये रेलवे वालों के लिए। ठीक है, तो आप इसमें CLA के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है, LLB के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपका जो आपका मतलब लोकल बार में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उस रजिस्ट्रेशन को 3 साल हो जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं लोक अभियोजक के लिए, तो उसकी भी आपकी सैलरी है वो सेम है, पे वाला भी सेम है। आपकी आयु कम है इसके अंदर, इसमें 18 से 35 वर्ष तक ही आप के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो विशेष प्रावधान हैं, जो रिलैक्सेशन है आयु के अंदर, एज लिमिट के अंदर, तो वो आपको सभी में मिल रही है। वो अपन ने ऊपर देखी थी, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन रिलैक्सेशन में आप आते हो, उन छूटों में आते हो या नहीं आते हो। ठीक है, आपने विश्व प्राप्त से मतलब LLB की हो और आप बार अधिवक्ता के रूप में 5 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक सिंपल सा इसमें बताया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज है उसके अंदर, वो है आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर। वेलफेयर इंस्पेक्टर आपका 54 पे है। 54 जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक तो वो 54 पे तो नहीं है, ये रहा 56 पे। देखिए ये लेवल 6 की है, मतलब एक लेवल कम की है आपकी सैलरी। जो पे आउट रहने वाली है वो आपकी रहनी है 35,400 रुपये। इसमें आपका मेडिकल वाले में C1 वाला होने हैं, 18 से 36 साल आपकी एज होनी चाहिए। और आप इसके अंदर देखिए क्या क्या ज़रूरत है। आप यदि श्रम या सामाजिक कल्याण का आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने सिर्फ श्रम कानून मतलब लेबर लॉ का डिप्लोमा कर रखा है तो आप दे सकते हैं। आपका LLB के अंदर लेबर लॉ सब्जेक्ट था तो आप ये देख सकते हैं। कर्मचारी प्रावधान में स्नातक किया आपने, मतलब कर्मचारी प्रबंधन, मतलब ये हो गया MBA का डिप्लोमा किया है आपने तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने प्रबंध मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर इसमें भारत सरकार के द्वारा संस्थापित कर्मचारी प्रबंध में पेपर के साथ
एमबीए किया है, मतलब मान्यता प्राप्त, जो भारतीय गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त से आपने एमबीए किया है, वो भी कर्मचारी प्रबंध के ऊपर, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रदत्त एमबीए या एचआर, यदि आपने एमबीए या फिर एचआर का कोर्स किया है तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर मानव संसाधन प्रबंध स्नातक डिप्लोमा बशर्ते कि पाठ्यक्रम के अंदर भारतीय सरकार के संस्थापक द्वारा प्रदत्त कार्यक्रम प्रबंध संबंधी पेपर शामिल हो। अब आपने मैनेजमेंट का, उसके अंदर यदि पेपर भी है ये वाला, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये हो गया पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ में जो आरआरबी के हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाए हैं वो भी आप डिटेल से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे लेके आए वो बताइए। और आरआरबी के आपको यदि एमसीक्यू चाहिए हिंदी के अंदर, या फिर हिंदी के अंदर क्लासेज चाहिए, तो वो बताइए, तो हम लोग डिटेल में डेली यूट्यूब पे आपकी आरआरबी से रिलेटेड क्लासेज अपलोड करेंगे।